नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। खासकर अगर हम अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों को याद करें कि भाई छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान क्लासरूम में बैठकर सिर्फ सुनने में कितना वक्त बिताते हैं। सुनने में तो ये एक मामूली सवाल लग सकता है, लेकिन शायद इसके पीछे कुछ गहरे पहलू छुपे हों। हमारे पास शिवा नारायण का एक लेख है, औपचारिक शिक्षा में छात्रों के सुनने के घंटों की गणना। ये लेख एक दिलचस्प, कह सकते हैं चौंकाने वाली कैलकुलेशन पेश करता है और फिर सवाल उठाता है कि क्या हमारा जो पढ़ाने का पारंपरिक तरीका है वो वाकई उतना कारगर है, जितना हम मानते हैं। तो आज की इस चर्चा का मिशन यही समझना है, ये आंकड़े क्या कहते हैं, पारंपरिक तरीकों की क्या सीमाएं हो सकती हैं और सीखने को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ अलग सोचा जा सकता है। मुख्य सवाल यह है, क्या घंटों तक सिर्फ सुनते रहना छात्रों को थका देता है और क्या ये सारी मेहनत वाकई गहरी समझ में तब्दील हो पाती है। चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। तो लेख की शुरुआत एक आम सी ऑब्जर्वेशन से होती है जिसे शायद कई पेरेंट्स ने या खुद छात्रों ने महसूस किया होगा। बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो अक्सर थके हुए होते हैं। सवाल ये उठता है कि ये थकान सिर्फ खेलने कूदने की है या दिन भर की भागदौड़ की, या इसमें क्लासरूम में बिताए घंटों का भी कोई रोल है। हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। खासकर तब जब घर आकर उन्हें होमवर्क भी करना होता है। लेख इशारा करता है कि घंटों क्लास में बिताने के बावजूद जब टेस्ट होते हैं तो नतीजे अक्सर दिखाते हैं कि ज्ञान ठीक से ट्रांसफर नहीं हुआ। यहीं पर वो दिलचस्प कैलकुलेशन आती है। लेखक ने एक अनुमान, एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है कि किंडरगार्टन से लेकर मास्टर्स डिग्री तक, यानी करीब 21 साल की औपचारिक शिक्षा में एक छात्र सुनने में कितना समय बिताता है। उन्होंने माना कि साल में लगभग 180 दिन स्कूल लगता है, रोज करीब 6 घंटे। अच्छा। इसमें से पीरियड्स का कुल समय मान लीजिए 7 पीरियड 45 मिनट के, तो रोज का लगभग 5.25 घंटे का शिक्षण समय बनता है। अब इस 5.25 घंटे रोज को 180 दिन से गुणा करें तो साल के करीब 945 घंटे हुए, और इसे 21 सालों से गुणा करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है लगभग 19,845 घंटे। आप सोचिए, करीब 20,000 घंटे क्लासरूम में। 20,000 घंटे। हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लेखक का अनुमान है कि इस कुल शिक्षण समय का लगभग 75% हिस्सा छात्र सिर्फ सुनने में बिताते हैं। तो 20,000 घंटों का 75% ये बनता है करीब 15,000 घंटे। 15,000 घंटे? 15,000 घंटे सिर्फ बैठकर सुनना। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है ना। बिल्कुल। और ये आंकड़ा अपने आप में इस बातचीत को एक नई दिशा देता है। यहाँ ये समझना जरूरी है, जैसा कि लेखक खुद मानते हैं, कि एक एस्टिमेशन है, एक औसत निकालने की कोशिश है। हाँ, एक अंदाजा। जी। असलियत में हर स्कूल सिस्टम अलग होता है। पढ़ाने के तरीके, जिसे हम पेडागोजी कहते हैं, वो अलग होते हैं। और एक 45 मिनट की पीरियड में वास्तव में कितना सुनना होता है बनाम कितनी एक्टिविटी होती है, ये भी बहुत बदलता है। स्कूल टू स्कूल, टीचर टू टीचर। और ये भी याद रखना चाहिए कि इस कैलकुलेशन में प्राइवेट ट्यूशन्स या आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ा है वो शामिल नहीं है। अच्छा, हाँ, ये भी है। कुछ छात्रों के लिए तो असल सुनने का समय शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इस एस्टिमेशन का मकसद एकदम सटीक आंकड़ा देना नहीं है, बल्कि एक तस्वीर पेश करना है कि सुनने का अनुपात हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितना ज्यादा हो सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सीखने का मतलब मुख्य रूप से सुनना ही है। हाँ, ये 15,000 घंटे वाला आंकड़ा वाकई चौंकाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हिसाब थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? असली क्लासरूम तो बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। कहीं ज्यादा डिस्कशन होता है, कहीं प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या ये 75% सुनने वाला अनुमान कुछ ज्यादा नहीं है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये संभव है कि कई आधुनिक क्लासरूम में ये प्रतिशत कम हो। लेकिन अगर हम पारंपरिक लेक्चर आधारित मॉडल को देखें, जो आज भी कई जगहों पर हावी है, तो शायद ये 75% का आंकड़ा उतना भी दूर की कौड़ी ना हो। शिक्षक बोल रहे हैं, छात्र नोट्स ले रहे हैं, ये तस्वीर काफी आम है ना? हाँ, ये तो है। तो इस अनुमान का असली महत्व इसकी सटीकता में उतना नहीं जितना इस सवाल में है जो ये उठाता है, क्या हम सुनने पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं? और लेख इसी बात को आगे बढ़ाता है।
वो पुरजोर तरीके से कहता है कि सुनने पर यह भारी निर्भरता ही शायद छात्रों की उस थकान का एक बड़ा कारण है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। तर्क ये है कि सिर्फ सुनने से ज्ञान का ट्रांसफर हो ही जाए, गहरी समझ बन ही जाए, या जानकारी दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए, जिसे लेखक शायद ब्रेन पेज मेकिंग कह रहे हैं, यानी जानकारी का दिमाग में पक्का दर्ज होना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही पर बात और दिलचस्प हो जाती है। लेखक सीधे सीधे सवाल करते हैं कि क्या हमारी पारंपरिक पढ़ाने की विधियां, हमारी पेडागोजी कहीं फेल तो नहीं हो रही? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये हमें सीखने में लगने वाले समय की क्वांटिटी यानी मात्रा बनाम क्वालिटी यानी गुणवत्ता के सनातन सवाल पर ले आता है। हाँ, मात्रा बनाम गुणवत्ता। क्या स्कूल में बिताए गए घंटे गिनना काफी हैं, या ये देखना ज्यादा जरूरी है कि उन घंटों में हुआ क्या? लेख कक्षा शिक्षण विधियों और छात्र सीखने के गुणों के बीच फर्क करता है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है हम सारा ध्यान इस पर दे रहे हों कि टीचर ने क्या और कैसे पढ़ाया, शिक्षण ही सब कुछ है, जबकि असल मुद्दा ये है कि छात्र ने वाकई कितना सीखा और समझा। वो जो थकान बच्चों में दिखती है, उसे लेखक एक सबूत की तरह पेश करते हैं कि लंबे समय तक सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना शायद उतना प्रभावी नहीं है। अगर छात्र थक रहे हैं और सीख भी ठीक से नहीं पा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या ये तरीका वाकई काम कर रहा है? ये वो बुनियादी सवाल है जो इस विश्लेषण के केंद्र में है। ये सिर्फ एकेडमिक बहस नहीं है, ये सीधे सीधे सीखने के नतीजों और छात्रों की भलाई से जुड़ा है। तो अगर सिर्फ सुनना काफी नहीं है और शायद थकाने वाला भी है, जैसा आप कह रही हैं, तो फिर रास्ता क्या है? लेखक क्या सुझाव देते हैं? लेख का झुकाव स्पष्ट रूप से निष्क्रिय सुनने पैसिव लिसनिंग से हटकर सक्रिय सीखने एक्टिव लर्निंग की रणनीतियों की तरफ जाने का है। एक्टिव लर्निंग? हाँ, इसका मतलब है छात्रों को सिर्फ जानकारी ग्रहण करने वाले बर्तन की तरह न देखकर उन्हें ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में सीधी तौर पर भागीदार बनाना। एक्टिव लर्निंग, ये शब्द आजकल काफी सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ग्रुप डिस्कशन या सवाल पूछना है, या कुछ और? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक्टिव लर्निंग एक व्यापक फलसफा है, एक अप्रोच है। लेख खास तौर पर तक्षशिला मॉडल और उनकी सिस्टम लर्नोग्राफी का जिक्र करता है। अब ये शायद उनके अपने विकसित किए हुए तरीके हैं, जिनका मतलब हो सकता है सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्थित, एक सिस्टमैटिक ढंग से देखना। अच्छा। इसमें कुछ मुख्य तत्व शामिल हो सकते हैं, जैसे छात्रों को पहले से तैयार करना, मतलब प्री ट्रेनिंग लर्नर्स, उनसे समस्याएं हल करवाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे कहते हैं। हाँ। उनमें आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करना, और जो सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने पर जोर देना। इसके पीछे का तर्क ये है कि ऐसी विधियां सिर्फ सुनने पर निर्भर रहने के बजाय छात्रों की दिमागी और शारीरिक क्षमताओं, मोटर और कॉग्निटिव एबिलिटीज को ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। मतलब सिर्फ कान नहीं, दिमाग और हाथ भी काम करें। बिल्कुल। जब छात्र खुद कुछ कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो उन पर सिर्फ निष्क्रिय बैठे रहने का तनाव कम होता है और सीखने के नतीजे बेहतर हो सकते हैं। ये जानकारी को सिर्फ डिलीवर करने के बजाय छात्रों को उस जानकारी के साथ कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ये लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के करीब है, आप कह सकती हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, करके सीखना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, प्रैक्टिकल सवाल। क्या ये तरीके हर विषय के लिए, हर उम्र के छात्र के लिए, और सबसे जरूरी हर स्कूल और हर टीचर के लिए लागू करना संभव है? हमारे स्कूलों में अक्सर क्लास का साइज बड़ा होता है, संसाधन सीमित होते हैं। क्या पारंपरिक लेक्चर देना ज्यादा आसान और व्यवहारिक नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल है। बिल्कुल, ये सच है कि एक्टिव लर्निंग को लागू करने में ज्यादा तैयारी लग सकती है, अलग तरह के संसाधन और शायद छोटी क्लास साइज की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। पारंपरिक लेक्चर शायद कम संसाधनों में ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक कुशल, एफिशिएंट तरीका लगता है। लेकिन यहाँ सवाल कुशलता यानी एफिशिएंसी बनाम प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस का है। जी, क्या जानकारी पहुंचाना ही काफी है, या ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो जानकारी समझ में बदली है और छात्र उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? शायद जवाब कहीं बीच में हो। जरूरी नहीं कि लेक्चर को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अच्छा। लेकिन क्या हम लेक्चर के समय को कम कर सकते हैं? क्या हम लेक्चर के बीच में छोटी छोटी एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज डाल सकते हैं? शायद पूरी व्यवस्था को एक रात में बदलना मुमकिन न हो,
लेकिन छोटे छोटे बदलावों से भी शुरुआत की जा सकती है। छोटे कदम। हाँ, और जहाँ तक अलग अलग विषयों और उम्र की बात है, एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को निश्चित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है, कस्टमाइज्ड किया जा सकता है। छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित सीखना, बड़े छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आधारित या केस स्टडीज, विज्ञान के लिए एक्सपेरिमेंट्स, साहित्य के लिए डिबेट्स, तरीके कई हो सकते हैं। ये संतुलन बनाने वाली बात समझ आती है। अच्छा, लेख मूल्यांकन यानी असेसमेंट के बारे में भी कुछ कहता है। ये जांचने का तरीका कि छात्र ने कितना सीखा। पारंपरिक तरीके जैसे रटकर याद करना और फिर परीक्षा में लिख देना या वर्कशीट भरना, इस पर लेख का क्या कहना है? हाँ, लेख इस पर भी सवाल उठाता है। वो इशारा करता है कि अगर हम सिर्फ रटने और याद की हुई जानकारी को दोबारा लिखने की क्षमता को ही परख रहे हैं, तो हम शायद असली समझ को माप ही नहीं रहे हैं। मतलब रटिफिकेशन पर सवाल। बिल्कुल। ये तरीके शायद ये जानने के लिए ठीक हों कि छात्र को कितनी जानकारी याद है, लेकिन ये जानने के लिए उतने अच्छे नहीं हैं कि छात्र उस जानकारी को समझता कितना है और क्या वो उसे नई परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकता है। लेख एक तीखा सवाल पूछता है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गया कि क्लासरूम में ज्ञान का हस्तांतरण, नॉलेज ट्रांसफर, असल में कर कौन रहा है, टीचर या छात्र? क्या ज्ञान सिर्फ टीचर से छात्र की ओर बहने वाली एक धारा है, या छात्र सक्रिय रूप से उस ज्ञान का निर्माण कर रहा है? और ये सवाल हमें वापस एक्टिव लर्निंग और मूल्यांकन के मुद्दे पर ले आता है। अगर हमारा लक्ष्य ये है कि छात्र जो सीखें उसे दिखा सकें, मतलब डेमॉन्स्ट्रेबल अंडरस्टैंडिंग हो और इस्तेमाल कर सकें, एप्लीकेशन हो, तो हमारे मूल्यांकन के तरीके भी इसी पर केंद्रित होने चाहिए। हाँ, आकलन भी उसी हिसाब से हो। जी, सिर्फ ये पूछना कि क्या याद है के बजाय हमें शायद ऐसे सवाल पूछने चाहिए या ऐसे टास्क देने चाहिए जिनसे पता चले कि छात्र सीखी हुई चीज़ों से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है या किसी स्थिति का विश्लेषण कैसे कर सकता है। स्रोत उन तरीकों पर जोर देता है जो छात्र की ज्ञान को लागू करने और समस्याएं हल करने की क्षमता का मूल्यांकन करे। इससे सीखने का अनुभव सिर्फ जानकारी को सोखने का एक निष्क्रिय अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि ज्यादा सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। यहाँ वही बात फिर सामने आती है, शिक्षण देना, डिलीवरी, और छात्र का सीखना, लर्निंग। ये दो अलग चीजें हो सकती हैं। टीचर अपना काम बखूबी कर रहे हो, लेकिन अगर छात्र उसे अपने अंदर उतार कर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। बिल्कुल। ये डिलीवरी और असली लर्निंग का फर्क बहुत अहम है। टीचर दुनिया का सबसे अच्छा लेक्चर दे सकता है, लेकिन अगर छात्र उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा या थकान के कारण ध्यान नहीं दे पा रहा, तो मकसद पूरा नहीं हुआ। लेख का अंत एक कह सकते हैं भावनात्मक अपील के साथ होता है। वो पूछता है कि क्या हम में स्कूल से घर लौटते बच्चों के थके हुए चेहरों का सामना करने का साहस है? वो थके हुए चेहरे मानो खुद कह रहे हों कि कुछ बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं, ये हमारे बच्चों के रोजमर्रा के अनुभव से दूरी बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, हमने शिवा नारायण के लेख के जरिए देखा कि एक अनुमान के मुताबिक छात्र अपनी औपचारिक शिक्षा में हजारों घंटे, शायद करीब 15,000 घंटे सिर्फ सुनने में बिता सकते हैं। हाँ, एक बहुत बड़ा समय। और लेख का तर्क है कि सुनने पर यह अत्यधिक निर्भरता न सिर्फ छात्रों को थका सकते हैं, बल्कि शायद सीखने का सबसे प्रभावी तरीका भी नहीं है। ये पारंपरिक लेक्चर आधारित तरीकों पर एक गंभीर सवालिया निशान लगाता है। हाँ, और जो मुख्य मुद्दा उभर कर आता है वो है पारंपरिक निर्देश आधारित तरीकों और ज्यादा सक्रिय, आकर्षक, मतलब इंगेजिंग सीखने के तरीकों के बीच का तनाव। ऐसे तरीके जो सिर्फ जानकारी देने पर नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और वास्तविक समझ बनाने पर जोर दें। हाँ, गहरी समझ। जी, और ऐसा करने से शायद छात्रों का बर्नआउट भी कम हो सकता है। लेख साफ तौर पर कहता है कि हमें सिर्फ सुनने में बिताए गए घंटों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छात्र ज्ञान को कितना प्रदर्शित कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं, मतलब डेमॉन्स्ट्रेबल नॉलेज एप्लीकेशन, इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। मुद्दा ये नहीं कि कितने घंटे सुना, मुद्दा ये है कि सुनकर क्या सीखा और क्या कर सकते हैं। ये विश्लेषण हमें वाकई स्कूलों में बिताए गए घंटों की गिनती से आगे जाकर सोचने पर मजबूर करता है। ये सोचने पर कि उन घंटों में होता क्या है और क्या उसे बेहतर बनाया जा सकता है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। अगर ये मान लें कि सिर्फ सुनना ही गहरे सीखने का मुख्य जरिया नहीं है, तो रोजमर्रा की क्लासरूम गतिविधियों में वो कौन से छोटे छोटे व्यवहारिक बदलाव लाए जा सकते हैं?
बड़े सुधारों की बात नहीं, बस छोटे बदलाव जिससे ज्ञान छात्रों तक बेहतर तरीके से पहुंचे, वो उसे आत्मसात करें और असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। ये सोचने वाली बात है।